शुरू करो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुनील चिंपा टीम LBS भादरा यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि कोविड-19 कोरोना वैश्विक महामारी से आप सभी लोग घर पे सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे और इस महामारी के बारे में लोगों को जागरूक भी कर रहे होंगे। हमारी संस्था ने आपके लिए टीम LBS भादरा यूट्यूब चैनल स्थापित किया है जिससे आपकी पढ़ाई बाधित नहीं हो, इसी चरण में जो चीज़ें आपको यहाँ पे लाइव के माध्यम से, आज हमारा जो इंग्लिश कंपलसरी का जो चैप्टर है शॉर्ट कंपोजिशन, तो इंग्लिश कंपलसरी का शॉर्ट कंपोजिशन का चैप्टर है। शुरू करने से पहले मैं निवेदन करता हूँ कि जल्दी से जल्दी लाइव आएँ, सारे लाइव जुड़ें और अपना ये टॉपिक अपने स्टार्ट करते हैं शॉर्ट कंपोजिशन का, इसके बारे में। तो ये शॉर्ट कंपोजिशन का मैं थोड़ा बेसिकली आपको पहले बता देता हूँ क्या है। तो जो RBSC का जो हमारा राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो हमारा है, उसमें ये शॉर्ट कंपोजिशन का 4 नंबर का मार्क्स है। मार्किंग जो सेक्टर देखा जाए वो 4 नंबर का है। शॉर्ट कंपोजिशन, इसे शॉर्ट कंपोजिशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी वर्ड लिमिट जो होती है वो 50 वर्ड्स होती है। 50 वर्ड्स, अगर हम 50 वर्ड से एक्सटेंड कर जाते हैं तो हम नेगेटिव मार्किंग में जाएंगे। जैसा कि हम प्रत्येक क्लास में हम इसको बढ़िया तरीके से बता चुके हैं, समझा भी चुके हैं। तो शॉर्ट कंपोजिशन के बेस पे हमें इसको आगे लेके जाना है। तो मैं दोबारा बता देता हूँ, मार्किंग के सेक्टर पे देखा जाए तो ये 4 नंबर का होता है और ये राइटिंग का चैप्टर है। ये हमारा जो चैप्टर है वो राइटिंग का है, शॉर्ट कंपोजिशन। शॉर्ट कंपोजिशन में कई चैप्टर हैं, कई अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं, लेकिन आज जो हम आपके सामने लाइव क्लास में जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है इनविटेशन। स्टूडेंट्स, आप जानते होंगे कि इनविटेशन का निमंत्रण पत्र भी, जैसे अपने को घर पे जो शादी का कार्ड आता है, किसी के जन्मदिन का कार्ड आता है, या किसी प्रकार का जो इनविटेशन हमें निमंत्रण पत्र मिलता है, उसको हम रिटन बेस पे कैसे लिखें। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूं कि रिटन बेस में यहां पे देखो स्टूडेंट्स कि रिटन बेस पे पहली जो चीज हमें देखनी है कि हमारा जब सिलेबस चेंज हुआ था, सबसे पहले इसका फॉर्मेट आया हुआ करता था। क्या आता था? फॉर्मेट। ये विशेष याद रखें, फॉर्मेट। जैसे हमारा घर पे जो निमंत्रण शादी का जो कार्ड होता है वो हमारा जो आता है, ये अब देखते हैं, इसमें जगतपाल जी हैं, तनीश से जुड़े हैं, गुड मॉर्निंग। एग्रो ज्ञान क्लासेज जुड़े हैं, गुड मॉर्निंग सर। तो जल्दी से जल्दी, विनोद चिंपा, गुड मॉर्निंग गुरुजी। तो आप जल्दी से जल्दी जुड़ें लाइव, तो आपको अपना टॉपिक और स्टार्ट करते हैं। सनी जी भी अपने यहाँ पे जुड़ चुके हैं, जो कॉमर्स के लेक्चरर हैं। अभी थोड़ी देर पहले इनका वीडियो आया था, लाइव थे, तो शानदार हैं। अमित जी भी इसमें थोड़ी देर पहले लाइव आए थे। तो हाँ, जल्दी से जल्दी से जुड़ें, तो हम इसको आगे और स्टार्ट करते हैं। तो अब हमारा जो ये टॉपिक है फॉर्मेट, इनविटेशन का फॉर्मेट। जैसे घर पे हमारे शादी का जो कार्ड आता है उसको हम इंग्लिश में कैसे लिखें, वो फॉर्मेट होता था। लेकिन उस फॉर्मेट को देखें तो वो 100 वर्ड्स के तकरीबन होता है, और 100 वर्ड्स के तकरीबन होते ही हमारे जो 50 वर्ड्स की जो क्वालिटी थी वो गलत हो जाएगी। इसीलिए अब RBSC ने इसको हटाकर अब हमारा यहाँ पे कर दिया गया है रिप्लाई। स्टूडेंट्स, आप इसको ध्यान से देखें, रिप्लाई भी, जो घर पे शादी का जो कार्ड आता है मुझे उसका रिप्लाई करना है। रिप्लाई करने के लिए जयदीप जी अभी जुड़े हैं, गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार। अभी हमारे डायरेक्टर सर अभी हमसे जुड़ गए हैं, ये हमें समय समय पर मोटिवेट करते रहते हैं इसके लिए। तो अब हमारा ये टॉपिक रिप्लाई का है। तो रिप्लाई के लिए मैं आपको बताऊं कि जैसे मेरे को निमंत्रण पत्र घर पे मिल गया और मेरे को उसका रिप्लाई करना है, तो रिप्लाई करने के 2 तरीके होते हैं स्टूडेंट्स। पहला होता है एक्सपेक्ट और दूसरा होता है डिक्लाइन। एक्सपेक्ट का सीधा सा अर्थ देखें स्वीकार करना होता है, और डिक्लाइन का सीधा सा अर्थ होता है अस्वीकार करना। अस्वीकार करने का मतलब ये नहीं है कि घर पे कोई निमंत्रण पत्र देने के लिए आया और मैंने उसे घर पे एंट्री नहीं होने दिया, वो डिक्लाइन नहीं है। अस्वीकार करने का वो मतलब नहीं होता है। अस्वीकार करने का मतलब किसी ना किसी कारण मैं उसमें जो जिस फंक्शन के लिए मुझे इन्विटेशन मिला है मैं उसमें उपस्थित नहीं हो सकता। तो ये एक्सपेक्ट और डिक्लाइन के 2 पार्ट हैं। पहली बात समझ में आ गई। अब हमारा जो इनविटेशन है वो इनविटेशन 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है फॉर्मल इनविटेशन और दूसरा होता है इनफॉर्मल इनविटेशन। ध्यान से देखें विद्यार्थियों,
फॉर्मल और इनफॉर्मल, इसका मैं आपको पूरे तरीके से क्लियर करके बताऊंगा। फॉर्मल और इनफॉर्मल में डिफरेंसेस क्या है ये याद रखें। बी यहाँ पे पर्सन के अंदर पूरा डीपली लिखा आएगा, रिप्लाई करना है, एक्सपेक्ट करना है, फॉर्मल है कि इनफॉर्मल है, क्वेश्चन के अंदर पूरा डीपली लिखा हुआ आपको मिलेगा। अब डिफरेंसेस क्या है, मुख्यतः जो बात है यहाँ पे इसको देखें। फॉर्मल, अगर मेरे को फॉर्मल रिप्लाई करनी है तो मेरे को वहां पे केवल मात्र थर्ड पर्सन का उपयोग करना है, वो चाहे मैं सब्जेक्टिव के रूप में यूज करें, चाहे मैं उसको पॉजेसिव के रूप में यूज करूं, चाहे मैं ऑब्जेक्टिव के रूप में यूज करूं, वहां पे केवल मात्र थर्ड पर्सन का उपयोग किया जाएगा। थर्ड पर्सन का मतलब आई वी यू, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन का उपयोग नहीं करेंगे, थर्ड पर्सन का उपयोग करेंगे। ये एक बहुत कंपलसरी चीज होती है। ज्यादातर मैक्सिमम जो गलतियां हम करते हैं स्टूडेंट्स इसी में करते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट के रूप में लिखें, पॉजेसिव के रूप में लिखें, ऑब्जेक्टिव के रूप में लिखें, वो एक थर्ड पर्सन के अंदर होना चाहिए। थर्ड पर्सन मस्ट होगा, याद रखें। हम इसे फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में नहीं लिख सकते, क्योंकि जैसे ही मैं फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन लिखूंगा हमारा ये टॉपिक इनफॉर्मल में चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा? इनफॉर्मल में चेंज हो जाएगा। आज हमारा जो वीडियो है, ऑनलाइन जो लेक्चर है, उसमें फॉर्मल के बारे में हम पढ़ेंगे। जो फॉर्मल इन्विटेशन होता है उसको रिप्लाई कैसे करें, तो मैं यहाँ पे इसको एक बार इसको साफ कर देता हूँ, ये बताता हूँ आपको। अब देखें भी हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है इन्विटेशन का रिप्लाई करना है। स्टूडेंट समझ में आया? अपने को रिटन बेस पे लिखना है। मेरे को किसी भी ओकेजन, किसी भी मौके का मेरे को एक इन्विटेशन मिला है, इन्विटेशन का मेरे को रिप्लाई करना है, और वो रिप्लाई या तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा या मैं डिक्लाइन करूंगा, और वो भी किस वर्जन में? फॉर्मल में इसको लिखूंगा। ये तरीका समझ में आ गया। तो एक बार फिर बता दूं, फॉर्मल के लिए जो सब्जेक्टिव पॉजेसिव हम यूज करेंगे, सब्जेक्टिव और पॉजेसिव जो हम यूज करेंगे विद्यार्थियों, वो हमेशा थर्ड पर्सन में होना चाहिए। थर्ड पर्सन का मतलब यहां पे ही हो सकता है, सी हो सकता है, इट, दे हो सकता है। वो एक पर्सन की डिमांड के अकॉर्डिंग आएगा, पर्सन की मांग के अनुसार आएगा, तो वो हमारा एक थर्ड पर्सन से रिलेटेड बातें होंगी। तो ये इसे में बेसिकली मैंने आपको समझा दिया, बेसिकली आपको ये बातें बता दी क्या करना है। बेसिकली शुरुआत से देखें कि हमारा इन्विटेशन जो पर्सन आएगा, शॉर्ट कंपोजिशन का टॉपिक है, शॉर्ट कंपोजिशन का टॉपिक है। मैक्सिमम मार्क्स जिसके 4 अंक होते हैं, और इसकी जो वर्ड लिमिट होती है, वर्ड लिमिट होती है वो 50 वर्ड्स होती है। कितनी होती है? 50 वर्ड्स होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए अपने को ये लिखना है विद्यार्थियों कि क्या चीज अपने को लिखें। तो हमारा इन्विटेशन का रिप्लाई करना है, एस्पेक्ट है या डिक्लाइन क्वेश्चन दिया होगा, और फॉर्मल है या इनफॉर्मल ये पर्सन में दिया होगा। अब ये हमारा टॉपिक फॉर्मल है। अब मैं आपके साथ, आप देख सकते हो कि बोर्ड पे एक पर्सन लिखा हुआ है, तो पर्सन को देखें विद्यार्थियों, पर्सन को अच्छे तरीके से पढ़ें। क्या है पर्सन को? जब तक आप, मैं हर वीडियो में कहता हूं कि 12वीं इंग्लिश कंपलसरी में, 12वीं इंग्लिश कंपलसरी में ग्रामर का कोई पोर्शन नहीं है, ग्रामर का कोई पोर्शन नहीं है, व्याकरण बिल्कुल नहीं है, लेकिन जितने भी रिटन बेस है सारे के सारे बेस्ड ऑन ग्रामर है, व्याकरण पर डिपेंड है, और व्याकरण की गलतियों के ही हमारे नंबर कटेंगे। तो वो कैसे होंगे मैं इसको बताऊंगा, आप अच्छे तरीके से देखते जाएं। अब हमारा ये पर्सन है, आपके सामने ये पर्सन दिया गया है, पर्सन को अच्छे तरीके से देखें, पूरा पर्सन पढ़ें, यहां पे लिखें, मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूं उसको देखते जाना। यू आर मिस्टर अमित सिंह, पहली बात समझ में आ गई, मिस्टर अमित सिंह। और मिस्टर अमित सिंह एसडीएम ओ भादरा, भादरा के एसडीएम हैं। दो बात क्लियर होगी। उसके बाद में अगला है कि यू, अब यू किसके लिए आया है? यू यहां पे अमित सिंह। अब बाद में यू जहां पर भी आएगा किसके लिए आएगा? अमित सिंह के लिए। यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन, आपने एक निमंत्रण पत्र रिसीव किया है, आपको मिला है। ठीक है, कहां से आपने प्राप्त किया है? द प्रिंसिपल एंड स्टाफ। पहली बात समझ में आ गई। प्रिंसिपल और स्टाफ किसके हैं? एलबीएस स्कूल भादरा के। और इन्होंने आपको जो निमंत्रण पत्र दिया है किसके लिए? टू अटेंड, आपको उपस्थित होना है किस, कहां पर? देयर एनुअल फंक्शन, उनका एनुअल फंक्शन है, इतने तारीख को दिया गया है, इतने बजे दिया गया है, और स्कूल कैंपस में होगा। और किसके रूप में? एज द चीफ गेस्ट, एक मुख्य अतिथि के रूप में आपको वहां पे अटेंड होना। प्रिय विद्यार्थियों, पर्सन को अंडरलाइन करने का बेसिकली तरीका मैं आपको बताऊं क्या होता है। 4 नंबर का है, और जितना भी उत्तर लिखेंगे टोटली हम क्वेश्चन से ही पुटअप करेंगे। पहले देख लें, अपने को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो मैंने ये बताई। अब देखें, मैंने जो थोड़ी देर पहले आपको कही थी, पर्सन देखें क्या है? राइट। पहली बात अंडरलाइन करें, एक बात जो अंडरलाइन करनी है वो क्या है? फॉर्मल। उसके बाद में दूसरी जो अंडरलाइन करनी है वो क्या है? रिप्लाई। और जो तीसरी बात अपने को अंडरलाइन करनी है वो है एस्पेक्ट।
तो यहाँ पे स्पेक्ट भी होता है, डिक्लाइन भी होता है, हम दोनों करके देखेंगे। पहले हम इस एस्पेक्ट को देख लेते हैं, स्वीकार करने को देख लेते हैं। तो यहाँ पे अपने को फॉर्मल लिखना है, रिप्लाई करना है और एस्पेक्ट करना है। क्लियर, समझ में आ गई बात। अब मैं इसका विद्यार्थियों आंसर स्टार्ट करते हैं। इसका आंसर कैसे लिखते हैं, किस प्रकार से। सबसे पहले जो चीज स्टार्ट की जाएगी वो आता है यहाँ पे रिसीवर, प्राप्तकर्ता का नाम। क्लियर, समझ में आ गया, रिसीवर। अब आपके सामने देखो, एक तो नाम है अमित सिंह और दूसरा है प्रिंसिपल एंड स्टाफ। प्रिंसिपल और स्टाफ जो हैं वो हैं सेंडर, इन्होंने भेजा है निमंत्रण पत्र, पहली बात। और मिस्टर अमित सिंह जो हैं वो है रिसीवर, प्राप्त करता है। तो सबसे पहले जो नाम आएगा वो रिसीवर का आएगा। किसका आएगा? रिसीवर का। पहली बात समझ में आ गई, क्योंकि जो गलती होगी स्टूडेंट इसी में होगी। तो सबसे पहले मैं नाम लिखूंगा यहां पर मिस्टर अमित सिंह, मिस्टर अमित सिंह, मिस्टर अमित सिंह। इसके बाद में अगर जो रिसीवर है उसका ऑक्यूपेशन दिया गया है तो आप मेंशन कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, लेकिन अपने को दिया है तो अपने को लिखना है। तो ये क्या है? एसडीएम ऑफ भादरा। ये बात पहली आप इस विशेष रूप से एक ही चीज मैंने आपको बताई है, एक ही चीज मैंने आपको अंडरलाइन करके बताई है। पहली चीज वो है रिसीवर, द नेम ऑफ रिसीवर विद द ऑक्यूपेशन। अगर उसका व्यवसाय है तो लिखेंगे, पर्सन में नहीं दिया गया तो अपने को नहीं लिखना है। पहली बात समझ में आ गई। उसके बाद में अपने पास से एक चीज लिखेंगे, वो लिखेंगे थैंक्स। क्या लिखेंगे? थैंक्स। मैंने दूसरी चीज ऐड की है, वो क्या है? थैंक्स। अब मिस्टर अमित सिंह जो हैं वो धन्यवाद देंगे किसको? जिसने निमंत्रण पत्र भेजा है। तो निमंत्रण पत्र भेजने वाला कौन है? यहां पे प्रिंसिपल एंड स्टाफ। तो यहां पे सीधा लिख देंगे द प्रिंसिपल एंड स्टाफ, प्रिंसिपल और स्टाफ। अब देखो कई बार विद्यार्थियां गलती, अपनी जो मेन टॉपिक होता है गलती होने का, वो क्या करते हैं, यहां पे टू लगा देते हैं, क्योंकि हम लेटर बेस पे पढ़ते हैं तो टू लग जाता है। यहां पे फ्रॉम लगा देते हैं, वो लिख देते नहीं। सबसे पहले रिसीवर का नाम, फिर थैंक्स, उसके बाद में सेंडर्स का नाम। ठीक है। अब प्रिंसिपल और स्टाफ जो हैं कहाँ के हैं लिखा है इसमें, तो यहां पे लिखेंगे प्रिंसिपल एंड स्टाफ। जो चीज लिखी गई पर्सन में देख लो आप, प्रिंसिपल और स्टाफ यहां पे दिया गया है, वो है ऑफ LBS स्कूल भादरा। पहली बात समझ में आ गई। आवाज ठीक आ रही होगी, क्वालिटी। अगर कोई आवाज में कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो आप इसमें बताएं। मेरे हिसाब से तो ठीक है क्वालिटी। रत्नू जी ठीक है? हाँ, तो उसमें कोई दिक्कत लगे तो आप इसमें बताना, और जल्दी से जल्दी और सारे इसमें जुड़ें तो अपने टॉपिक आगे स्टार्ट करते हैं। अब यहां तक आ गया, मैंने दो बातें लिखी है। पहले नाम लिखा है रिसीवर का, उसके बाद में लिखा है मैंने सेंडर्स का, उसके बाद में सेंडर्स का जो एड्रेस है वो लिखेंगे। उसके बाद में जो अगली महत्वपूर्ण चीज आती है वो आती है कि यहां पे मिस्टर अमित सिंह थैंक्स कर रहे हैं प्रिंसिपल और स्टाफ को। व्हाट इज द रीजन? कारण क्या है, क्यों थैंक्स कर रहे हैं? उन्हें क्या मजबूरी हो गई, क्या ऐसी यहां पे सिचुएशन पैदा हो गई कि उन्हें थैंक्स करना पड़ रहा है? तो थैंक्स करने का मतलब यहां पे धन्यवाद कर रहे हैं। अब लिखेंगे फॉर, अब फॉर देयर काइंड इनविटेशन, फॉर देयर काइंड इनविटेशन, उनके निमंत्रण पत्र के लिए धन्यवाद दे रहे हैं। और निमंत्रण पत्र किसके लिए है? टू अटेंड द एनुअल फंक्शन, एनुअल फंक्शन अटेंड, एनुअल फंक्शन को अटेंड करना है। अब इसमें पर्सन में जो चीज लिखी है वो लिख देंगे। यहां पे जो पर्सन में जो चीज लिखी है एट इज, हम वो लिख देंगे सारी की सारी एट द स्कूल कैंपस। अब जो यहां तक हमने लिखा है, अब यहां तक का जो मैटर हमने लिखा है स्टूडेंट्स, वो है रेफरेंस ऑफ द इनविटेशन। ऊपर जो हमारा टॉपिक था उस रेफरेंस इनविटेशन के संदर्भ में है, और हमें करनी है यहां पे रिप्लाई। और अब जो हम उत्तर लिखेंगे वो रिप्लाई। पर्सन में है एक्सपेक्ट कर रहा है। एक्सपेक्ट करने का मतलब मैं यहां पे उपस्थित हो जाऊंगा, मैं इसमें निमंत्रण पत्र है मेरे को मिला है, मैं वहां पे ही उपस्थित हो जाऊंगा। तो उसने उपस्थित होने के लिए यहां पे स्वीकार कर रहा है। तो स्वीकार करने के लिए अब यहां पे स्वीकार कौन करेगा? अमित सिंह। ये बात मैं बार बार आपको यही कह रहा हूं कि हमारा जो टॉपिक है बेस्ड ऑन ग्रामर है,
किस पे है? बेस्ड ऑन ग्रामर का मतलब अब देखें अमित सिंह यहां पे नाउन है और एक पैराग्राफ में नाउन का जिक्र दोबारा करते हैं तो प्रोनाउन के बेस पे आएगा। किसके बेस पे आएगा? प्रोनाउन के बेस पे। तो यहां पे अमित सिंह मेल है और मेल के लिए जो प्रोनाउन आता है वो क्या आएगा? ही का प्रयोग करेंगे। पहली बात समझ में आ गई? याद रखें, मैं इसके बारे में बताऊंगा ही क्यों आया है वो भी बताऊंगा। उसके बाद में दूसरी चीज है ही हैज ग्रेट प्लेजर टू एक्सपेक्ट द इन्विटेशन। इन्विटेशन यहां पे इसमें ये चीज अब यहां पे लिख दिया ही हैज ग्रेट प्लेजर टू एक्सपेक्ट द इन्विटेशन। उन्हें निमंत्रण पत्र स्वीकार करने में बहुत खुशी होगी। ये उन्होंने अपनी बात रिप्लाई कर दी और लिखने के पश्चात टोटल को हम क्या कर देंगे? बॉक्स में बंद कर देंगे। क्या कर देंगे? बॉक्स। कई बार क्या होता है कि बॉक्स में हम बंद करना इसको भूल जाते हैं, तो आरबीसी के मार्किंग के सेक्टर के हिसाब से ये बॉक्स अगर नहीं लगाते हैं तो आधा नंबर हमारा वहीं पे कट जाएगा। हम इसकी किसी प्रकार की कोई ब्लेम भी नहीं कर सकते। तो बॉक्स का क्या है? आधा नंबर है। अब कई बार स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं कि सर मेरे को आता नहीं है तो मैं खाली बॉक्स बना के छोड़ दूं, तो वैसा कोई चक्कर नहीं है। तो बॉक्स में कुछ लिखा होना चाहिए तब आपको आधा नंबर इसका मिलेगा। तो कई बार पूछते हैं सर मेरे को ये नहीं आता तो मैं बॉक्स बना दूं तो आधा नंबर तो मेरे को मिल जाएगा, वैसा कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, समझ में आई बात? तो अब अपने को यहाँ अब देखो मोस्ट इंपोर्टेंट बातें मैं आपको बता दूं क्या कारण है। अब जो आपको अंडरलाइन करनी है वो चीजें। सर एज द चीफ गेस्ट निकिता ने एक प्रश्न पूछा है, इसमें नहीं आया सर। सर एज द चीफ गेस्ट मतलब हाँ मैं इसको बता रहा हूं, ये अभी अपने रिपीट करेंगे। एज द चीफ गेस्ट के मतलब एज द चीफ गेस्ट यहां पे अब क्या करेंगे? काइंड इनविटेशन यहां पे लिखा है टू अटेंड द एनुअल फंक्शन इतने तारीख को। एज द चीफ गेस्ट इसके लास्ट में लिखा जाएगा। कुछ चीजें होती है एज द चीफ गेस्ट इसको छोड़ना पड़ता है, छोड़ भी सकते हैं लिख भी सकते हैं। एज द चीफ गेस्ट इस पर्सन में आया है तो एज द चीफ गेस्ट के रूप में आपको बताया गया है तो आप एज द चीफ गेस्ट इसमें स्वीकार करना चाहते हो। अब ये पर्सन यहां पे लिख दिया ना हमने, एज द चीफ गेस्ट नहीं लिखा, तो यहां पे ही हैज ग्रेट प्लेजर टू एक्सपेक्ट द इन्विटेशन, तो अपने आप में एज द चीफ गेस्ट वहां पे मेंशन कर दिया जाता है। अब मैं ये छोड़ने का कारण क्या है आपको दोबारा देखें, काउंट करें यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कैलकुलेशन के बेस पे देखा जाए तो हमारी जो वर्ड लिमिट है वो 50 वर्ड से एक्सटेंड हो जाएगी। ठीक है, तो 50 वर्ड से एक्सटेंड हो जाएगी ना, तो उसको एक्सटेंड नहीं करना है, 50 शब्दों से कम रख सकते हैं। जैसे हमने ज्यादा कर दिया तो हम नेगेटिव मार्किंग में जाएंगे, ये मैं क्लास में भी बता चुका हूं और भी आपको यहां पे इसमें। तो मैं एज द चीफ गेस्ट अगर हमारी वर्ड लिमिट ज्यादा नहीं बढ़ रही है तो छोड़ देंगे, बढ़ रही है तो अपने छोड़ देंगे, और अगर लग रहा है कि कम है तो एज द चीफ गेस्ट में मेंशन कर दें। ये कर सकते हैं यहां पे, ये नहीं है कि मैं यहां पे इसको लिखूंगा कंपलसरी ये कर। अब इसका मैं दोबारा एक वीडियो और नेक्स्ट इसी को टॉपिक अपने दोबारा करेंगे तो मैं आपको दोबारा बता दूंगा कि एज द चीफ गेस्ट कैसे इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब क्या करना है अमित, यहां पे क्या करना है? थैंक्स। एक बात बताओ, आप इसमें कमेंट बॉक्स में थोड़ा लिखना, इसमें रिप्लाई करना। निकिता आप जुड़े हो इसमें, निकिता आप मेरे को रिप्लाई करके बताना कि यहाँ पे थैंक्स शब्द ही क्यों यूज किया गया। व्हाट इज द रीजन टू यूजिंग हियर द वर्ड थैंक्स। मैं यहाँ पे थैंक्ड क्यों नहीं लगा सका, विल थैंक क्यों नहीं लगाया पाया भी, मैंने इसको पास्ट में क्यों नहीं लगाया और मैंने इसमें फ्यूचर में क्यों नहीं लगाया। पास्ट और फ्यूचर नहीं लगाने का रीजन आप मेरे को थोड़ा कमेंट बॉक्स में लिखें, तो आप में कमेंट बॉक्स में लिखें तो थोड़ा समझ में आएगा। मैंने एक ही बात पूछी है, थैंक्स क्यों आया है, मैं थैंक्ड क्यों नहीं लिख पाया, विल थैंक क्यों नहीं लिखा, इसमें आप थोड़ा सा इसमें देखकर आप देखो इसमें इसको रिप्लाई करो। वैसे आप सभी को पता है हमारे रत्नो सर की जो लाइव क्लासेस हैं शाम को 6 बजे आपको रूटीन मिलेगी। हाँ, तो प्रेजेंट में लिखा है, ठीक है, प्रेजेंट में लिखा है, तो मैं यही पूछ रहा हूं व्हाट इज द रीजन, प्रेजेंट में लिखने का कारण क्या है। ये तो सभी को पता है थैंक्स है। यहां पे सब्जेक्ट, ये देखो यहां पे सब्जेक्ट अमित सिंह सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो यहां पे थैंक वर्ब है, वर्ब के साथ में हम यहां किसका प्रयोग करेंगे, सिंगुलर के साथ में एस का प्रयोग करेंगे। तो प्रेजेंट में ही क्यों आया, मैं तो ये पूछ रहा हूं। ये आपका क्वेश्चन होना चाहिए था कि प्रेजेंट में क्यों लिखा है, कारण क्या है। अब ये मैं अब आपको थोड़ा
आपकी बात सही है कि प्रेजेंट में तो सेंस ही बता रहा है अपने को, थैंक्स लिखा है तो थैंक्स में लिखते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस में है ये, लेकिन प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही क्यों लिखूंगा? ऐसी तो पर्सन में तो कोई ऐसी चीज नहीं लिखी है। तो यू हैव रिसीव्ड, ये प्रेजेंट परफेक्ट का कंटिन्यूस का परफेक्ट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में दिया गया यहाँ पे, तो प्रेजेंट परफेक्ट की बात है। तो इसमें मैं तो ये पूछ रहा हूं कि बेसिकली जो क्वेश्चन होता है कई बार क्या करता है, बेसिकली तो थैंक्स शब्द आया है, ये क्यों आया है, ये व्हाट इज द रीजन? इस पर्सन की मैं शुरुआत में भी मैंने आपको कहा था विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स, ये बात बोली थी कि हमारा टॉपिक राइटिंग का है, ग्रामर नहीं है, लेकिन बेस्ड ऑन ग्रामर है। थैंक्स शब्द आते ही आपने ही लिखा है, रिप्लाई किया है कि प्रेजेंट में है सर, तो आप प्रेजेंट को फ्यूचर में लिख सकते हो क्या? प्रेजेंट को पास में लिख सकते हो क्या? अगर हम इसे गलत करेंगे तो हमारे नंबर यहीं पे कटेंगे। अब छोटी सी एक बात, आप इतने में रिप्लाई कर रहे हो तो हमारी जो टेक्निकल टीम देख रही है, अगले इतने में आप रिप्लाई करोगे तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ। एक बात बताओ, 1 2 3 4 लाइनें हमने यूज की, मैक्सिमम जो बातें पर्सन से ली, मैक्सिमम बातें हमने क्वेश्चन से पुटअप की है, तो मार्किंग जो कटेगी वो कहां कटेगी? जो पर्सन से बाहर लिखेंगे वो चीज में नंबर कटेगा। भी पर्सन की दी हुई चीज मैं सेम टू सेम लिख रहा हूं, और बाहर से अगर दो, या मैं बता देता हूं आपको, एक तो मैंने ये वर्ड यूज लिया है बाहर से, ठीक है, एक मैंने यहाँ पे ये जो यूज लिया है बाहर से, ठीक है, और एक यहाँ से मैंने ये यूज, मैक्सिमम जो 50 शब्दों की जो सीमा होती है मैंने उसमें 8 या 9 वर्ड ही बाहर से लिए हैं, 8 या 9 वर्ड बाहर से लिए, और 8 या 9 वर्डों में अगर आप गलती करोगे तो नंबर आपके वहीं पे कटेंगे। अब ये मत चैलेंज करना कि सर यहाँ से मेरा एक ही गलती थी, आप सर ने मेरे 2 नंबर काट लिए, तो 2 नंबर काट सकता है क्योंकि मार्किंग सेक्टर में गलतियां यहीं पे होगी। तो हो सकता है रिप्लाई नहीं आया, मैं बता देता हूं आपको। ये बेटा ये जो चीज है, ये थैंक्स शब्द है हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन का मतलब निमंत्रण पत्र हमें पास्ट में भी मिलते थे, निमंत्रण पत्र प्रेजेंट में भी मिलते हैं, और निकट भविष्य में निमंत्रण पत्र हमें मिलते भी रहेंगे। तो ये हैबिचुअल एक्शन हो गया। तो निमंत्रण हमें मिलेंगे तो रिप्लाई हम करेंगे, तो रिप्लाई प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर में कोई एक्शन प्रेजेंट और पास्ट फ्यूचर तीनों में सेम रहता है, उसे प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही रखते हैं। समझ में आएगी नहीं ये बात? इसीलिए मैंने थैंक्स का उपयोग किया, थैंक्ड का उपयोग नहीं किया है, विल थैंक का उपयोग नहीं किया। समझ में आएगी नहीं ये बात? भी पास्ट भूतकाल में हमें इन्विटेशन मिलते थे भी, तो इन्विटेशन थोड़ा सा सिंपल सा कार्ड आ जाता था। आजकल थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ गई है तो इंग्लिश में आने लगे हैं, हाई-फाई थोड़े से और ज़्यादा देते हैं, उसमें कोई बढ़िया तरीके से लगा देते हैं, होता ही नहीं था। और हो सकता है कि फ्यूचर में निकिता नहीं, तो इसमें दिखाया नहीं है सर। अच्छा, हाँ हाँ ठीक है, हाँ यही सोचा था। तो बढ़िया, आपने रिप्लाई ठीक है। तो निकिता आपने सही माइंड में गैस किया था, आपका तरीका यही है। तो अब इसमें मैं जो अपना टॉपिक था उसी पे आ रहा हूँ, ग्रामर के बेस पे ये लिखें। तो थैंक्स शब्द समझ में आ गया। अब गलतियां आप कहाँ करते हो विद्यार्थियों? दूसरी, इसके बाद में यहाँ तक का मैटर हमने पर्सन से लिया है। अब ये देखें, मेरे को ये निकिता आप भी जुड़े हो तो मेरे को एक बार इसमें एक थोड़ा सा एक डाउट और भी है मेरे को। मैंने यहाँ पे देयर शब्द क्यों लगाया है? व्हाट इज द रीजन टू यूजिंग द वर्ड देयर? यहाँ पे देयर शब्द पजेसिव आप सभी को पता है, और मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूं। जैसे स्टार्ट किया था मैंने आपको बता दिया, सब्जेक्टिव पजेसिव चाहे ऑब्जेक्टिव कुछ भी आए तो यहाँ पे क्या यूज करना चाहिए। तो देयर शब्द THEIR देयर शब्द का उपयोग किया गया है। ये पजेसिव हमने यूज किया है यहाँ पे पजेसिव का। तो क्या रीजन है इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताएं, क्योंकि नंबर विद्यार्थियों आपके इसी में कटेंगे। आप मेरे को पूरा का पूरा 50 शब्दों का हमने लिखा है, और 50 शब्दों की चीजों में 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मेरे हिसाब से मैंने 8 ये यूज लिए हैं। सेंडर प्लूरल है, ठीक है, सेंडर प्लूरल है। तो सेंडर जो प्लूरल है तो यहाँ पे हम योर भी तो लिख सकते थे, और भी लिख सकते थे। प्लूरल के लिए, योर के लिए भी तो अपने प्लूरल यूज करते हैं, और के लिए भी यूज करते हैं। उसका कारण क्या होता है वो भी हम पूछा जा सकता है। तो ये जो बेसिकली अपनी क्या गलतियां क्या हैं, सेंडर कौन हो गया? सेंडर यहाँ पे, चलो एक बात निकिता मैं आपकी बात मान ली कि आपने कहा है कि सेंडर जो सेंडर है वो प्लूरल है, तो मैं सेंडर को यहाँ पे द स्टाफ को हटा देता हूं। हमारे जो LBS के प्रिंसिपल सर है ना, उन्होंने भेजा है। अब बताओ मैं क्या लिखूंगा? अब इसमें फिर क्या, ये देखो गलतियां इसी में होती है। मैं क्लास में भी इस बात को बहुत डीपली बताता हूं। कारण क्या होता है, रीजन यही होता है क्योंकि गलतियां हमारी यही होती है। 50 शब्दों में हमने यही तो अपने पास से लिखा है, यही तो अपनी जो लिखी है। तो आप यहाँ पे इसमें थोड़ा सा देख लें। चलो ठीक है, चलो मैं इसमें रिप्लाई कर देता हूं। अब देखो यहाँ पे देखो, योवर नहीं आ सकता, अवर नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि अगर हम फॉर्मल इनविटेशन का रिप्लाई कर रहे हैं वो ओनली 3rd पर्सन में यूज करेगा।
क्या उपयोग करेंगे? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में ही, सी या दे का प्रयोग करेंगे। वी शुड यूज ओनली थर्ड पर्सन। हाँ ठीक है, आपने ठीक लिखा है, रमेश कुमार है शायद सर, रमेश कुमार ने ठीक लिखा, थर्ड पर्सन यूज करेंगे। तो थर्ड पर्सन के यूज के बेस पे यहाँ पे, तो अब ये दो हो गए, यहाँ पे प्रिंसिपल और स्टाफ दो हो गए, तो हमने यहाँ पे देयर का उपयोग कर लिया। अगर अकेला प्रिंसिपल होता और वो मेल होता तो यहाँ पे हम हिज का प्रयोग कर देते, और फीमेल है तो हर का प्रयोग कर देते, लेकिन यूज हमें थर्ड पर्सन ही करना है। पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात, यहाँ पे मैंने ये चीजें बताई थी, मैंने ही का यूज किया है। ही का मतलब अमित सिंह है, और अमित सिंह के लिए यहाँ पे प्रोनाउन के बेस पे हम यूज करेंगे, और ये सब्जेक्टिव है तो ही आएगा क्योंकि ये मेल है। अगर यहाँ पे फीमेल होता तो सी आ जाता, और अगर यहाँ पे दो होता, मिस्टर, मिसेज एंड मिस्टर अमित सिंह यहाँ पे उपयोग किया जाता तो प्लूरल हो जाता। मिसेज एंड मिस्टर अमित जो उपयोग करते तो प्लूरल हो गया, और प्लूरल होते यहाँ पे किसका प्रयोग करते? फिर अपने दे, और दे लगाते ही हैव का प्रयोग कर सकते थे। क्या लगा सकते थे? हैव। अब दूसरी बात यहाँ पे एक प्रयोग करें। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे अभी टेक्निकल टीम द्वारा हमें जो एक बात पूछनी है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेरे को बताना उत्तर इसका क्या मिले। अब यहाँ पे बताएं, एक सेंटेंस के अंदर अगर दो वर्ब आती है, दो वर्ब का उपयोग किया जाए, तो वहां पे दूसरी वर्ब के साथ टू इन्फिनेटिव का उपयोग करेंगे, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, टू एक्सपेक्ट। लेकिन इससे पहले मेरे को यहाँ पे वर्ब बताओ कौन सी है, मेरे को दिखाई नहीं दे रही कौन सी वर्ब है। भी आप एस्पेक्ट स्वीकार करना एक्शन है, तो एक्शन है तो वर्ब हो गई, तो यहाँ पे टू लगा है, तो टू का मतलब इससे पहले एक वर्ब तो और है, तो अब इसमें से वर्ब कौन सी है, एक बात तो ये बताना। दूसरी बात, यहाँ पे मैंने हैज का और हैव का उपयोग क्यों कर रहा हूं, हैज और हैव का उपयोग क्यों कर रहा हूं, ये बात भी मेरे को आप इसमें एक्सप्लेन करके बताना है। मैं वही बात उसी टॉपिक पे फिर आता हूं, क्योंकि हमने इस बात में ये टॉपिक थोड़ा सा आपको बताया भी था कि एक जो टॉपिक हमारा है शॉर्ट कंपोजिशन का और राइटिंग का चैप्टर है, लेकिन बेस्ड ऑन ग्रामर है। क्या हमने जो लिखी है चीज सारी की सारी ग्रामर पे बेस है क्या? प्लेजर शब्द ना, सॉरी शब्द तो यहाँ पे हमने डिक्लाइन कर ही नहीं रहे, तो प्लेजर शब्द के लिए नहीं, प्लेजर वर्ब नहीं है, प्लेजर चीज आप थोड़ा सा काफ़ी दिन हो गए आप थोड़े से, तभी तो हम कह रहे हैं कि आप हमारे टीम LBS से जो यूट्यूब चैनल है उसमें जुड़े यहाँ पे, और हमारी संस्था के द्वारा LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसमें चैप्टर वाइज सीक्वेंस वाइज आपको जो चैप्टर मिल रहे हैं उसको आप देखें। LMS में आपको बता देता हूँ, ई लर्निंग सिस्टम है LMS, जिसमें जल्दी से जल्दी आप इनरोलमेंट करें, जिसमें आपको ऑनलाइन लेक्चर भी मिलेंगे, आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेंगे, आपको उसमें ऑनलाइन टेस्ट भी आपको मिलेगा, ऑनलाइन टेस्ट के माध्यम से भी सारी चीज़ें आपको दी जाएगी। लेकिन आप जल्दी से जल्दी इसमें एनरोलमेंट कीजिए, और अगर इसमें आपको कोई दिक्कत आ रही है तो हमारा जो एक लाइव वीडियो हमारे डायरेक्टर सर JD सर के द्वारा आपको बताया गया था, उसमें सारी प्रोसेस बताई गई थी कैसे इसमें एनरोलमेंट करना है। तो आप सही तरीके से इसमें आएँ तो पढ़ाई में रूटीन में आप आएंगे तब ये होगा। मैं आपको बता देता हूं कि यहां पे इसमें वर्ब हैज है, ठीक है, ये हैव फॉर्म ऑफ वर्ब अगर हमने पढ़ी हो तो बी फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, हैव फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, तो वो हैव फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है। हैव फॉर्म ऑफ वर्ब का उपयोग करने का अर्थ क्या है? पोजेशन। पोजेशन क्या होता है? पोजेशन का मतलब क्या होता है? हक, अधिकार, अधिकार, पोजेशन। अगर आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ा हो तो पोजेशन और हक जो अधिकार होता है, हाँ ये चलो ठीक है अनीता आपने लिखा है, नाइस, बहुत बढ़िया बात है। आप जल्दी से जल्दी इसमें मैं तो ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप YouTube चैनल पे जो हमारा बना है उसमें आप वीडियो को देखें, और LMS में आप जल्दी से जल्दी एनरोलमेंट करें, तो जिसमें आपको बहुत से बेनिफिट मिलेंगे, सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझाई जाएगी, बढ़िया तरीके से समझाई जाएगी। अब हैज, हैव फॉर्म वर्ब जिसको कहते हैं, हैव का अर्थ क्या होता है? हैव फॉर्म ऑफ वर्ब में यहाँ पे प्रेजेंट में तो हैव और हैज होती है, और इसकी पास्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है? हैड होती है। क्या होती है? हैड। एक व्यक्ति को हक, अधिकार, पोजेशन जो होता है, हक, अधिकार, मेरा अधिकार। अब रिप्लाई, अब एक बात बताओ कि यहाँ पे जो अमित सिंह हैं यही रिप्लाई करेंगे, तो रिप्लाई करने का अधिकार, हक किसको है? अमित सिंह को ही, तो पोजेशन के लिए हम यहाँ पे हैज का उपयोग करेंगे, इसके अलावा और कोई दूसरी चीज वर्ब यूज नहीं कर सकते। एक वर्ब यही थी, इसीलिए यहाँ पे टू इन्फिनेटिव का उपयोग किया गया है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गई होगी ये बात कि ही हैज ग्रेट प्लेजर टू एक्सपेक्ट द इन्विटेशन, इन्विटेशन उसे स्वीकार करने का। अब क्या करते हैं कि सामने वाले को थोड़ा सा इंप्रेसिव कैसे लगे, इफेक्टिव, जो हमने जो चीज लिखी है उसको इफेक्टिव कैसे लगे,
तो कुछ महत्वपूर्ण जो चीजें होती हैं हमें उसे अंडरलाइन कर देना चाहिए। अगर अंडरलाइन करने का मतलब मैंने यहाँ पे थैंक्स अंडरलाइन कर दिया, उसके बाद में फॉर देयर काइंड इन्विटेशन इसको अंडरलाइन कर दिया, यहाँ पे निमंत्रण पत्र भेजने वाला कौन है, अमित सिंह, उसको अंडरलाइन कर दिया, उसके बाद में निमंत्रण पत्र यहाँ पे जो हमें भेजा था वो प्रिंसिपल एंड स्टाफ हो गया, और रिसीव करने वाले को हमने यहाँ पे अमित सिंह के बारे में अंडरलाइन कर दिया। उसके बाद में क्या चीज है, ओकेजन एनुअल फंक्शन है और कितने तारीख को, इसको आप अंडरलाइन कर दें, और हमने जो क्या लिखा है टू एक्सपेक्ट इसको अंडरलाइन कर दें, और ही हैज ग्रेट प्लेजर इसको अंडरलाइन यहाँ पे कर दें। ये महत्वपूर्ण बातें हमने इसको अंडरलाइन कर देंगे। और अंडरलाइन करने का मतलब मैं क्लास में एक हमेशा ये बात कहता हूं कि जैसे रत्नो सर भी कई बार क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं, तो डायग्राम बनाते वक्त आपको चीज बताते हैं, तो अगर वो डायग्राम गलत है तो आपका उत्तर तो गलत होना ही होना है, होगा कि नहीं होगा। अब मैंने कहा था अंडरलाइन करना है, तो मैंने कह दिया आप तो सर की मतलब आज्ञाकारी स्टूडेंट्स हो, सर की बात मानते हो, तो आपने कि मैंने लिखा था थैंक्स, आपने अंडरलाइन कर दिया, लेकिन जल्दबाजी में आपने थैंक्ड लिख दिया और यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर दिया, तो सामने वाले की नजर में सीधा जाएगा। तो वैसे तो ये हो सकता है नजर में आए ना आए, कॉपी जांचते वक्त हो सकता है नंबर नजर में आए नहीं है, लेकिन उन्हें सीधा थैंक्स लिख दिया। थैंक्स लिखते ही क्या करेगा, मैंने लिख रहा थैंक्स सर, यहाँ पे आपने थैंक्ड लिख दिया और अंडरलाइन और कर दिया, तो सामने वाले को डायरेक्ट वो दिखाई देगा। तो इसीलिए हमें क्या करना है, बेसिकली इस बात को देखना है कि जो चीज मैं लिख रहा हूं अगर मेरी स्पेलिंग गलत है और मुझे उसमें डाउट है तो अंडरलाइन न करें। बेसिकली हो सकता है उसको वो पढ़े ही नहीं, लेकिन अंडरलाइन करने का मुद्दा क्या होता है कि जैसे कॉपी जांचने वाले के पास बहुत सी कॉपियां होती है और टाइम कम होने के कारण वो क्या करता है कि अंडरलाइन की हुई चीजों को अगर बेस्ट, अब अंडरलाइन करने का तरीका आप यहाँ पे ये कर लें। तो ये हमारा तो क्या था, एस्पेक्ट था, दोबारा देखते हैं, यहाँ पे ये फॉर्मल रिप्लाई था, एस्पेक्ट इन्विटेशन जो एस्पेक्ट करना था उसका रिप्लाई था। तो मैं आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। लाइव क्लास आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, यूट्यूब पे लाइव है तो आप उसको देख भी सकते हो। और हमारे जो रत्नू सर हैं वो 6 बजे लाइव आएंगे फिजिक्स के, जो रूटीन में इनके क्लासेस चलती रहती है, तो 6 बजे वो लाइव आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जुड़ें। और काफ़ी विद्यार्थी उसमें जुड़ते भी हैं। और स्टूडेंट्स जैसे आपका आगे इसमें आप बता, मैंने ये बार बार कह रहा हूँ कि 12वीं क्लास है, कोविड-19 कोरोना वैश्विक महामारी के कारण पता नहीं किस प्रकार की परिस्थितियाँ हो जाए, तो आपको जो यूट्यूब के माध्यम से या आपकी LMS के माध्यम से आपको जो सुविधाएँ दिए जा रही है उसका आप जल्दी से जल्दी फायदा उठाएं और LMS में आप जुड़ें। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है उसको बहुत डीपली हमारे रत्नू सर भी हर वीडियो में बताते हैं, जेडी सर ने भी हर वीडियो में आपको एक्सप्लेन करके बताया, बहुत डीपली बताया है। LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ई लर्निंग है, जो एक अभी ऐप के रूप में इसको लॉन्च किया जा रहा है, ऐप के माध्यम से। तो आप इसको इंस्टॉल करोगे, तो इंस्टॉल करने के बाद लिंक है हमारे ऑफिशियल पेज पे, लिंक पे जाओगे, वहां पे आपको इसकी लिंक मिलेगी, आप उसे अपलोड कीजिए। अपलोड करने के पश्चात आपको वहां पे 4 फीचर अलग अलग मिलेंगे। वहां पे अपलोडेड वीडियो आपको मिलेंगे, ऑनलाइन लेक्चर्स के यहाँ पे लाइव लेक्चर्स को आपको मिलेंगे, वहां पे वर्कशीट के बारे में आपको मिलेगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात है ऑनलाइन टेस्ट के बारे में आपको मिलेगा। आपको जो पढ़ाया गया है उसका आपको ऑनलाइन टेस्ट की एक टाइम टेबल जारी कर दिया जाएगा, उसके माध्यम से आपके टेस्ट होंगे, आपकी जो तैयारी है वो किस प्रकार से परखी जाएगी, वो प्रक्रिया आपको बताई जाएगी। तो अगर आपको इसमें दिक्कत हो रही है, इसमें समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमारे डायरेक्टर सर जेडी सर से बात करें, प्रिंसिपल सर से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं भी किस प्रकार से क्या करना है। लेकिन मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से जल्दी LMS में जुड़े और LMS के माध्यम से आप इसको अपनी पढ़ाई को जारी रखें। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसमें शाम को 6 बजे रत्नू सर फिजिक्स की क्लास लाइव लेंगे, तो आप उसमें जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने का प्रयास करें। अब देखें, ये मैंने इसके आगे डिक्लाइन भी लिखा है, स्टूडेंट्स ये ध्यान रखें, हमने एस्पेक्ट को पढ़ चुके हैं, डिक्लाइन कैसे करना है। तो डिक्लाइन करने के लिए यहां तक ऊपर का जो मैटर रहेगा वो सेम रहेगा, ठीक है। डिक्लाइन एज ए मीन टू, सीधी सी बात मैं यहाँ पे बताऊं, सिंपल से तरीके से देखा जाए तो उसको अस्वीकार करना है। अस्वीकार करने का मतलब ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, अस्वीकार करने का मतलब, स्वीकार करने का मतलब भी शादी का कोई कार्ड है, मेरे को घर पे देने के लिए एक्सपेक्ट किया तो मैंने ले लिया, और डिक्लाइन का मतलब मैंने उसे घर पे एंटर नहीं करने दिया, मेरे को तो डिक्लाइन करना है, वो नहीं है। अस्वीकार करने का मतलब मैं उस फंक्शन में, उस ओकेजन में मैं उपस्थित नहीं हो सकता, ठीक है। तो उसके लिए पहली बात मैं दोबारा आपको बता देता हूं। तो अब क्या करेंगे, ये अब हम इसमें 2 चीजें अगली जो ऐड करेंगे वो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, वो लिख लेंगे। ये तो पहले तो हमने पढ़ा एस्पेक्ट, अब हम इसको करेंगे डिक्लाइन। डिक्लाइन में सबसे पहले अब आएगा इंटरजेक्शन बट। आप पूछ सकते हो सबसे पहले स्टार्ट किससे करेंगे, इंटरजेक्शन बट से स्टार्ट करेंगे। पूछ सकते हो बट क्यों यूज करें, ठीक है। बिकॉज जो होता है वो कंजक्शन है, जो ऊपर कही गई बात का ही कारण देता है, और इंटरजेक्शन है ऊपर कही गई बात के विपरीत चलना। इंटरजेक्शन जिसको बोलते हैं, विपरीत जो बातें होती है। तो यहां पे मैं स्वीकार करता तो पहली वाली बात आ ही जाता, लेकिन मैं इसको डिक्लाइन कर रहा हूं। डिक्लाइन का तरीका है तो क्या लिखेंगे, बट के बाद में क्या लिखेंगे,
सॉरी। क्या लिखेंगे? बट सॉरी। आप रिग्रेट भी लिख सकते हो, पछतावा जिसको बोलते हैं, सॉरी खेद प्रकट करने के लिए। बट सॉरी, सॉरी क्यों बोल रहा है? बट सॉरी नोट टू अटेंड द फंक्शन। समझ में आ गया? बट सॉरी नोट टू अटेंड द फंक्शन, लेकिन मुझे खेद है कि मैं इस फंक्शन में उपस्थित नहीं हो सकता। समझ में आ गई बात? अब निकिता आपने जो बात लिखी थी मैं उसको रिप्लाई कर रहा हूं यहां पे। आप अब क्या करें, पर्सन में लिख सकते हैं कि एनुअल फंक्शन ऑन 25 फरवरी एट 9:30 AM एट द स्कूल कैंपस। यहां पे आप लिख ही दें, यहां पे क्या लिख दें? स्कूल कैंपस एज द चीफ गेस्ट। क्या लिखें? एज द चीफ गेस्ट। अब इसके आगे जो बचा है वो खाली छोड़ दें। खाली छोड़ने का मतलब अब हम जो रिप्लाई करेंगे वो नेक्स्ट लाइन से आएगा, तो रिप्लाई करने की बात वही आ जाएगी, बट सॉरी नोट टू अटेंड द फंक्शन। ठीक है कि आपको चीफ गेस्ट के लिए एक निमंत्रण पत्र भेजा गया था, लेकिन आप उसमें चीफ गेस्ट में आप एज ए चीफ गेस्ट के रूप में उपस्थित नहीं हो सकते या आ ही नहीं सकते, तो बट सॉरी नोट टू अटेंड द फंक्शन, मैं इस फंक्शन में उपस्थित नहीं हो सकता, इसीलिए मुझे खेद है। अब देखो, मुझे खेद के लिए एक सॉलिड रीजन देना पड़ेगा, रीजन मेरे को एक्सप्लेन करना होगा क्यों नहीं आ सकता। सॉलिड रीजन लिखेंगे तो बिकॉज यहां पे क्या लिखेंगे? बिकॉज लिख सकते हैं, या आप यहां लिख सकते हैं कि बट सॉरी नोट टू अटेंड द फंक्शन ड्यू टू सम इंपॉर्टेंट वर्क एट ऑफिस ऑन द सेम डे। ऑन द सेम डे। अब ये याद रखना, अब मैंने यहाँ पे वर्क इंपॉर्टेंट वर्क घर पे लिखा है, अगर मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्क एट होम लिख देता तो नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वर्क एट ऑफिस है। ऑफिस का मतलब भी मेरे को एक अधिकारी है एसडीएम है, उसे बाधा किसकी हो सकती है कि अगर उसे कोई कार्यालय में महत्वपूर्ण काम हो गया। तो अब यहाँ पे रीजन लिख सकते हो कि सम इंपॉर्टेंट वर्क लिख सकते हो, सम अनअवॉइडेबल वर्क लिख सकते हो, अर्जेंट वर्क लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन ये चीज जरूर लिखेंगे, ये कंपलसरी है ऑन द सेम डे, कि उसी दिन 25 फरवरी को मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण कार्य है, इसीलिए मैं उपस्थित नहीं हो सकता। क्लियर है? यहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा, नेक्स्ट लाइन आगे खाली छोड़ देंगे और उसके बाद में लिखेंगे बेस्ट विशेष। बेस्ट विशेष लिखेंगे और वही तरीका है, लिखने के पश्चात हम इस किसको बंद कर देंगे? बॉक्स को। अब वही बात है रमेश कुमार, आपने जो लिखा था, निकिता ने आपने रिप्लाई की थी, मैं आपको दोबारा बता देता हूं कि अब यहाँ पे देखो हमारी वर्ड लिमिट थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाएगी। तो हमें जो वर्ड लिमिट एक्सटेंड हो जाएगी तो उसके लिए हमें जिन चीजों को हम हटा सकते हैं ना उनको हटा सकते हैं। ये नहीं हट सकता, ये नहीं हट सकता, यहाँ पे ये वाली बात नहीं हट सकती, ये वाली बात नहीं हट सकती, क्योंकि पर्सन से रिलेटेड चीजें दी गई है। तो अब हमारी जो हटाने वाली चीजें है ना, इसको हम हटा सकते हैं। तो आप इसको कंपलसरी वे में नहीं है, आप इसको छोड़ भी सकते हो और लिख भी सकते हो। तो अच्छा, तो ये चीजें हमें यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आई होगी अच्छे तरीके से। आज हमने लाइव लेक्चर में फॉर्मल इन्विटेशन को स्पेक्ट और डिक्लाइन दोनों को पढ़े थे, दोनों के बारे में हमने अच्छे तरीके से पढ़ा था। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। कमेंट बॉक्स में लिखने का तरीका क्या होता है कि आप इसमें थोड़ा सा आप जितने भी क्लासेज होती है उसमें थोड़ा सा लाइव चैट में थोड़ा लिख दिया करो, तो हो सकता है हमें उस समय इतना टाइम नहीं हो बताने के लिए, तो हम बाद में आपको पर्सनली बता सकते हैं, तो ये एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको बताई थी। एक बार फिर मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारे YouTube चैनल में जितने भी वीडियो हैं उनको आप देखें, शेयर करें, और उसके सबसे महत्वपूर्ण बात ई लर्निंग सिस्टम है। LMS को आप जल्दी से जल्दी एनरोल करें, और एनरोलमेंट में जल्दी कर आप इसको दोबारा बताता हूँ, LMS में 4 फीचर आपको मिलेंगे। LBS की ऑफिशियल पेज पे जाओगे, वहां पे आपको लिंक मिलेगा, लिंक से आप LMS ऐप को यहाँ पे अपलोड कर लें, और अपलोड करने के पश्चात आपको वहां पे 4 फीचर मिलेंगे। अपलोडेड वीडियो वाला मिलेगा, यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेगी, यहाँ पे वर्कशीट मिलेगी, और लाइव क्लासेस का आपको शेड्यूल वहां पे दिया जाएगा। तो आप जल्दी से जल्दी इसमें एनरोलमेंट करें और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से लिखें। ये कोविड-19 के कारण जो डिस्टर्बेंस हुआ है वो हमारा डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। आपके लिए हमारी संस्था ने हमेशा तत्पर रहती है, प्रयास करती है, तब भी हम जारी रखें अपने प्रयास को। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, आप जितने ज़्यादा लाइव जुड़ोगे, जितने ज़्यादा आप शेयर करोगे, तो हमारा भी प्रयास रहता है कि हम आपको और ज़्यादा बताने का प्रयास करें। आशा करता हूँ ये बातें आपको समझ में आई होगी।
तो आपका दिन शुभ रहे और शाम को न भूले 6 बजे लाइव है हमारे रत्नु सर फिजिक्स की क्लास के लिए। धन्यवाद।